नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके हम नगरीय विन्यास के बारे में, नगरीय नियोजन के बारे में और इसके साथ साथ कृषि व्यवस्था के बारे में, इसके साथ साथ आर्थिक जीवन के बारे में, व्यापारिक जीवन के बारे में और प्लस सिंधु सभ्यता का जो पतन कैसे हुआ, इन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से आप सेशन को लाइक करिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। तो देखिए, मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन करके सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे अंडरलाइन करके सभी पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया है कि नगरीय नियोजन की बात कर, नगरीय नियोजन और विन्यास की बात करें। नगरीय नियोजन और विन्यास की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जितने मैंने अंडरलाइन पॉइंट्स किए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा क्या दिया है कि अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें ना कुछ क्या होता है, ऊंचाई पर दुर्ग स्थित होते करते, ऊंचाई पर दुर्ग स्थित हुआ करते थे, ठीक ना। ये जो दुर्ग ऊंचाई पे हुआ करते थे, इसमें उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के लोग रहा करते थे, ठीक ना। और अगर देखा जाए जो निचले स्तर पर जो हुआ करते थे, जो निचली बस्तियां हुआ करती थी, जो नीचे होते यहाँ पे निम्न वर्ग के, व्यापारी वर्ग के और शिल्पकार वर्ग के, ठीक ना, इस प्रकार के इस वर्ग के लोग रहा करते थे, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या दिया है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, ठीक है। जो अंडरलाइन मैंने पॉइंट किया उसमें देखिएगा, तो इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली मतलब समझ रहे हो कि जो उस सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, या मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की, जो बस्तियां थी, जो क्षेत्र था, वो क्या, वहाँ का जो गलियां थी वो एक दूसरे को क्या करती थी, 90 अंश के कोण पे काटी थी। पूर्व पश्चिम की गलियारे में हुआ करती थी। जब हवाएं चलती थी तो वो गलियां, वो रास्ते, सड़कें अपने आप क्या हो जाते थे, साफ हो जाते थे, ठीक ना। तो वो ग्रिड पैटर्न पे आधारित थी, ठीक ना। अगला क्या था कि एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक ना, एक दूसरे के समकोण पे काटती थी, वही क्या थी, ग्रिड प्रणाली थी। इसके बाद अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जो अन्न भंडार का निर्माण था, ठीक ना, आप देखेंगे तो लोथल, कालीबंगन और इसके साथ साथ लोथल, कालीबंगन और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो और रोपड़, ठीक ना, ये जितने भी स्थल पाए गए हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के, ये सभी में एक कॉमन सी बात थी। वो कॉमन सी बात क्या थी, अन्नागार पाए जाते थे, ठीक है। अन्न के भंडार पाए जाते थे, अन्न के भंडार या अन्न के कोठार पाए जाते थे। अगर मैं अगली बात करूं तो जली हुई ईंटों का प्रयोग, ठीक ना, जली हुई ईंटों का प्रयोग सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता की जो थी वो प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जली ईंटों का प्रयोग एक प्रमुख विशेषता थी। अगर मैं बात करता हूँ अगला देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही प्रभावी थी। मतलब वहाँ पर जल निकासी प्रणाली थी वो काफी विकसित, ठीक ना। मैं अगर अगले पॉइंट की तरफ चला हूं, अब मैं बात करता हूं कृषि के बारे में। मैं अब किसके बारे में बात करता हूं, कृषि के बारे में। मैंने जितने अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, अब मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। कह दिया कि गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें अगर देखा जाए कृषि में, ठीक ना, तो ये इसका अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य जरिया था वो कृषि ही थी। हड़प्पाई सभ्यता के जितने भी लोग थे वो कृषि पे अधिकतर करके वो क्या करते थे, डिपेंड रहते थे, ठीक ना। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें की जो प्रमुख फसल थी गेहूं, जौ, तिल, सरसों, ठीक ना, आदि इनका उत्पादन होता था। और जो प्रथम फसल पाई गई थी, तो आपको पता है कि प्रथम जो व्यापारिक फसल थी वो कपास थी, और उसके बाद जौ और गेहूं पाए गए थे। उसके बाद फिर मेहरगढ़ में पता ही है। आगे देखते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो मनुष्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम किसकी खेती आरंभ की थी, कपास की। किसकी, आप कपास की, ठीक ना। अगला मैं पॉइंट अगर बात कर लेता हूं, अगला पॉइंट देखिएगा, तीसरे नंबर पे जो अंडरलाइन किया गया है कि मुहरों और टरकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले। जो मुहर थे, जो टरकोटा की मूर्तियां थी, मुहर, टरकोटा की मूर्तियां आप समझ रहे हैं, टरकोटा की मूर्तियां जी, टरकोटा की मूर्तियां मतलब पकी हुई मूर्तियां, ठीक ना, पकी हुई, पकाए हुए, ठीक ना। हाँ, तो टरकोटा की मूर्तियां मुहर पे, ठीक ना, जो मूर्तियां थी, जो टरकोटा की मूर्तियां थी, जो मुहर थे, उस पे सांड का चित्र मिला, ठीक ना, सांड का चित्र मिला। और इसके साथ साथ अगर कुछ पुरातात्विक जब खुदाई हुई तो बैलों से जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले, बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। प्लस इसके बाद आपको क्या मिला, लकड़ी के हल मिले, ठीक ना, लकड़ी के हल मिले। तो इस प्रकार के कई पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी धीमे धीमे प्राप्त होती गई, ठीक ना। अगर मैं बात करता हूं कि अगर चौथे पॉइंट की बात करूं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप देखिएगा स्क्रीन पे कि अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं।
जहां खेतों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। जो अधिकतम स्थान थे, जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतम स्थान थे वो अर्धशुष्क क्षेत्र में थे। अर्धशुष्क क्षेत्र जहां पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम कह सकते थे इनको सिंचाई के लिए भी आवश्यकता पड़ती थी, ठीक ना, कृषि। अगला अगर पॉइंट देखा जाए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अगर सिंधु घाटी में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो टोटल कितने पॉइंट, 4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 मैंने पॉइंट अंडरलाइन किया जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक ना। तो मैं उस पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, बाकी आप पॉइंट देखते रहिएगा, ठीक। पहला पॉइंट मैं जो मैंने अंडरलाइन किया वो देखिए क्या कि हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। अगर देखा जाए तो भाई ये पशुपालक ही थे, पशुपालक थे, कृषि भी करते थे, पशुपालक भी थे, कृषि भी करते थे। इसके साथ साथ अगर मैं देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो थे ये लोग सीप का, शंख का, धातु का, ठीक ना, और पत्थरों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। इनका मुख्य काम तो व्यापार में समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अगला मैं बात करूं कि अगले पॉइंट की मैं अगर देख लेता हूं तो क्या दिया कि धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, तो भैया इसमें प्रयोग किसका होता था, तो व्यापार में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली इन्वॉल्व थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ रहे हैं जी, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना, विनिमय, बदला, अदला बदली, ठीक ना। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है वो आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है, और मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है, तो मैं क्या करूंगा, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे होगी, चीजों का आदान प्रदान, ठीक ना। तो व्यापार में ये लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे, ठीक ना। तो मुहर का प्रयोग नहीं होता था, मतलब पैसे, मुद्रा, कोई धातु का मुद्रा का प्रयोग नहीं था, ठीक ना। बाद में इसके साक्ष्य मिले, कह दिया कि अगर मैं अगला बात करूं तो दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र, दजला फरात की जो नदियां थी, ये आपकी बात कर रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की बात कर रहा है, वहां से इसको इन्वॉल्व कर रहा है, जोड़ रहा है, बेबोलिन की सभ्यता, ठीक। क्या दिया कि दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। बिलोबोलिन करके था, ठीक ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट को जोड़ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और जो इराक वाली जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इन दोनों का व्यापारिक संबंध था, तो मतलब ये व्यापार में तो काफी समृद्ध थे, ठीक ना। मतलब जो इनका व्यापार था वो अंतरराष्ट्रीय था, विदेशों से होता था। अगला पॉइंट क्या दिया है कि हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग, जो प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग है उससे व्यापार करते थे, और जो इनका व्यापार था वो मैं बता चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। अगर मैं अब शिल्पकला की बात कर लेता हूं, शिल्पकला अगर देखा जाए तो मैंने 2 पॉइंट को एक ही में अंडरलाइन कर लिया। क्या दिया भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या दिया है कि हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसे उपयोग से भली भांति परिचित थे। जो हड़प्पाई सभ्यता के जो मनुष्य थे, हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे, वो कांस्य मतलब कांसा, ब्रॉन्ज, ये आधे ऐतिहासिक काल की तो बात हो रही है। आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आता है, जिसके बाद कांस्य युग, उसके बाद हड़प्पा की खुदाई, ठीक ना। तो मैं बात कर रहा हूं क्या कि हड़प्पाई जो सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य की वस्तुओं का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और वस्तुओं का अगर निर्माण करें, किसी कार्य को आप करें तो उस काम को आप जान रहे हो, भली बात ही जान रहे हो, उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त है, तभी आप वो काम करेंगे। दूसरा क्या दिया कि तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया गया। दूसरा पॉइंट जो आपको अंडरलाइन किया गया कि तांबा है वो राजस्थान के खेतड़ी खान से क्या किया गया, प्राप्त किया गया, ठीक ना। अगर आखिरी पॉइंट भी देख लिया जाए, इसमें एक पॉइंट और छूट गया कि टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। तांबा कहां से लाया जाता था, राजस्थान से, और टीन अनुमानतः, जिसका अनुमान लगाया गया, वो कहां से भाई, अफगानिस्तान से, ठीक ना। अगर आखिरी पॉइंट देखा जाए तो बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाली ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पे पाए गए। ठप्पा लगाना, मुहर छापना, ठीक है। अगर और कुछ देखा जाए इसमें, अगला पॉइंट तो जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा की प्रमुख विशेषता थी, ठीक। मैंने आपको बता ही दिया कि हड़प्पाई जो सभ्यता के जो लोग थे वो जली हुई ईंटें मतलब टेराकोटा की बात कर रहा है भाई, पकी हुई ईंटें, ठीक। दूसरा पॉइंट अगर देखा, चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि हड़प्पाई सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफी भाई डेवलप थी। अगला पॉइंट अगर देखा जाए,
जो शिल्पकला में, तो जो हड़प्पाई लोग थे, ठीक ना, जो हड़प्पाई लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो हड़प्पाई सभ्यता वाले लोग नाव बनाने की विधि, मनका बनाने, मनका मतलब मटका, मटका, तो नाव बनाने की विधि, मनका बनाने, भाई व्यापार कर रहे हो तो वो भी जलीय मार्ग से कर रहे हो, तो उड़ के तो जाओगे नहीं, ठीक ना। तो नाव बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे, मनका बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे, मुहर बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे, और टेराकोटा तो आपको पता ही है, एक कॉमन फैक्टर है टेराकोटा, पकी हुई मूर्तियों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, ठीक ना। अगर अगला देखा जाए तो जौहरी वर्ग क्या करते थे, जौहरी वर्ग, ठीक ना, वो सोने चांदी, ठीक ना, ये धातुओं से जुड़े काम करते थे, आभूषणों बनाते थे, कीमती पत्थरों का काम करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक ना, स्वयं वो लोग मिट्टी के बर्तन बना लेते थे। अगर मैं अगली बात करूं तो हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तन बनाते थे। कैसे बर्तन बनाते थे? चमकदार, उनके जो बर्तन हुआ करते थे वो चमकदार। अगर उन्हें चमकदार कब होगा? उसको जब पॉलिश किया जाएगा, तो टेराकोटा की जो वस्तुएं होती उनको गर्म किया जाता था, उसको पॉलिश किया जाता था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता, मैं बात करूं संस्थाएं की बात करता हूं मैं, जो इसके संस्थाएं थे, जो इंस्टीट्यूशन थे, जो कार्य करने की जो प्रणालियां, जो केंद्र बनाए गए थे, उनके बारे में मैं अध्ययन कर लेता हूं। क्या दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, और मिले भी हैं तो कुछ पढ़े नहीं जा चुके हैं, ठीक ना। और अगर बात करते हैं अगला, तो हड़प्पाई स्थल पर किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। जो हड़प्पाई स्थल था, जो हड़प्पा सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, उस पर किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। अगली पॉइंट की मैं बात करूं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या का विद्यमानता को नकारा जा सकता है। भाई जब मंदिर नहीं तो पूजा के तो क्या करोगे तुम? मंदिर नहीं ना, पूजा तो कैसे करोगे? तो पुजारी नहीं थे, नकारा जा सकता है इस तथ्य पे, इस फैक्ट के आधार पे। अगला पॉइंट अगर देखला तो हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता से जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो अधिक से अधिक व्यापारिक थे। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि कृषि, तो जीवन का आधार कृषि, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका कृषि, लेकिन जो कार्य करते थे वो कार्य कौन सा उनका था? व्यापारिक कार्य था। अगला मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कुछ पुरातात्विक विदों, पुरातात्विक जो हैं विद हैं, जो पुरातात्विक विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। समान का सब व्यक्ति एक समान, ठीक ना, सबको एक समान। अगला बात करूं मैं धर्म की बात कर लेता हूं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। धर्म की जहां पे बात आ जाती है, जितने भी पॉइंट होंगे वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो इंपॉर्टेंट ही होंगे। क्या देखिए, टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया। उगते हुए पौधे को दर्शाया गया मतलब जीवनदायिनी, जीवन देने वाली महिला को बता रहा है, जीवन देने वाली मतलब महिलाओं, ये मात्रात्मक समाज था, मात्रात्मक समाज था। यहाँ पे महिलाओं की जो भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, महिलाओं का समाज था, महिलाओं की प्रधानता थी। अगला पॉइंट देखा जाए तो हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। जो पृथ्वी है उर्वरता की देवी मानते क्या था? अभी भी तो है उर्वरता की देवी। अगला पॉइंट है कि पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी क्या किया गया? 3 श्रृंगी जानवर का चित्र पाया गया, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए, ठीक ना। अगर मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट देख लेते हैं तो क्या दिया है कि देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उसके सिंहासन के पीछे भैंसा, जो पशुपति को दर्शाता है भाई। अगर मैं बात करता हूं, अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन के चित्र पाए गए। जो अनेक पत्थर थे उस पर लिंग एवं इसके साथ साथ स्त्री जनन के चित्र पाए गए। अगर मैं बात करता हूं अगली पॉइंट, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की क्या करते थे? पूजा करते थे। अगला पॉइंट देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अगला मैं बात कर लेता हूं, तो अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी पाए गए हैं, भूत प्रेत वाला। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, ये आखिरी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन है उस पर कई विवादित बयान भी हैं और इसके बाद कई विवादास्पद है, लेकिन कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहा गया है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय।